हेलो ऑल। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज विच आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं शायद एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतने ज्यादा रेलेवेंट, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम लोगों को इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और जो हमारे पहले दो टॉपिक्स हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टली एग्जाम में मेंस के सिलेबस में भी हमें देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ हमने देखा है प्रीवियस ईयर्स में, चाहे प्रीलिम्स की बात की जाए, मेंस की बात की जाए, इनके ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं। तो हम लोगों को इन चार टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। थोड़ा सा हमारा स्लो हो गया है, ये इसलिए मैंने स्लो किया था डेलिबरेटली, ताकि जो हमारे पहले 4-5 लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, क्योंकि अगर वो 4 या 5 लेक्चर्स जो है वो आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए तो आने वाले लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान रहेंगे। और उसके साथ ध्यान रखिए, जब भी हम किसी सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी की इंट्रोडक्शन में 3-4 लेक्चर्स को डिस्कस किया, तो वो इंट्रोडक्शन पूरे संविधान की बात कर रहे होते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं। और उस इंट्रोडक्शन को 100% समझने के लिए आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा, जब आप फिर से पहले 3 या 4 लेक्चर्स को रीड करोगे, पढ़ोगे, तब आप लोग पाओगे कि वो कितने आसान थे और आपको कितने अच्छे तरीके से वो टॉपिक समझ आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ केसेस की रेफरेंस जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी, जैसे बेरूबरी यूनियन केस की बात की थी, केशवानंदा भारती केस की बात की थी, क्लियर। तो केसेस के बारे में नो डाउट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और नंबर ऑफ केसेस जो है वो हम लोगों को हमारे पॉलिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। और जब भी हम आंसर लिखते हैं मेंस में, तो अगर हमारे पास कोई केस की रेफरेंस है कि किसी केस में जुडिशरी की क्या जजमेंट आई है, तो वो हमारे आंसर को बहुत अच्छे तरीके से एनरिच करती है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी केस स्पेसिफिक सवाल, केस स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस हम काफी डिस्कस करेंगे जब तक हम खत्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम 40-50 के आसपास केसेस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो शब्द हैं, वो तो एक रिटन टेक्स्ट है, लेकिन उन शब्दों का मतलब क्या है वो कौन बताएगा? वो ना मैं बता सकता हूं, ना लेजिस्लेचर बता सकता है, ना एग्जीक्यूटिव बता सकता है, ना लॉयर बता सकता है। उन शब्दों का, उन वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब बताता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यही कारण है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस की इंटरप्रिटेशन होती है कि शब्द का मतलब क्या है, उसी इंटरप्रिटेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा संविधान में ये चीज लिखी हुई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रेटर है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। यही कारण है हम लोग अलग अलग जगहों पे डिफरेंट केसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगेन जैसे बेरूबरी यूनियन केस था, तो जब हम आर्टिकल 1 से 4 के बीच में डिस्कस करेंगे तो वहां पे बेरूबरी यूनियन की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेरूबरी यूनियन को डिवीजन के लिए जो वो एक एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, क्लियर। तो वो पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में केशवानंदा भारती के बारे में कुछ स्टोरी, कुछ डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। तो केसेस के बारे में हमें, मतलब केस का नेचर क्या था या केस का बंदा इंडिविजुअल कौन था, उसके बारे में इतना ज्यादा हमें जो है वो उसके बारे में जानना जो है वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं रहता, जितना उस केस की जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि ये स्पेसिफिक केस जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों की सहायता कर रहा है, हम लोगों की हेल्प कर रहा है। ये केसेस की रेलेवेंस होती है, ये केसेस की इंपॉर्टेंस होती है। वैसे मैं हर केस के बारे में आप लोगों को डिटेल में भी बताऊंगा कि इस केस की कहानी क्या थी, कि केशवानंदा भारती में केशवानंदा भारती कौन था, शंकरी प्रसाद केस में शंकरी प्रसाद कौन था, गोलकनाथ केस में गोलकनाथ कौन था। तो वो थोड़ी थोड़ी बताऊंगा ताकि आप लोग उनके साथ रिलेट कर सको, आप लोगों को याद रह सके। लेकिन हमारे काम की चीज क्या है कि उस केस का जजमेंट क्या आया, उस केस को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस को कैसे इंटरप्रेट किया, जिसको हम आज के टाइम पे अंडरस्टैंड करते हैं, आज के टाइम पे समझते हैं, क्लियर। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, कभी कभी क्या रहता है कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जैसे आप में से किसी ने बोला भी था कि सर आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 51 है, तो कभी कभी हो सकता है कि मेरे से ही गलती से कोई शब्द जो है वो गलत निकल गया हो, तो आप लोगों के जो हैंडआउट में चीजें मेंशन की गई होंगी वो फाइनल होगी, क्योंकि हैंडआउट जो है वो 2-3 बार 4 बार रीड करने के बाद हम लोग आप लोगों को उन हैंडआउट्स को प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली चाहूंगा कि जहां पे आप लोगों को हैंडआउट और लेक्चर के बीच में थोड़ी सी भी कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिली, आप लोग जब उसका सवाल पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोगों को उसका फायदा हो जाए, क्लियर। तो फिर भी फाइनल जो चीज है वो हमारे हैंडआउट्स हैं, जो हैंडआउट में लिखा हुआ है वही चीज हम लोगों ने फाइनल कंसीडर करनी है।
क्योंकि कभी कभी कोई केस जो है ईयर गलती से निकल जाता है, मतलब इंटेंशनली नहीं होता, क्योंकि जब ऑनलाइन में लंबे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं तो बीच बीच में जो ईयर है वो मिस हो जाते हैं, अमेंडमेंट कभी 93rd की जगह 91st बोला जाता है। वैसे नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ एक दो जगहों के ऊपर जो है वो गलत डेट जो है, गलत डे जो है वो हमारे मुंह से निकल जाता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जहां पे भी आपको थोड़ा मिसमैच लगे आप इमीडिएटली जो है वो हम लोगों से डिस्कस करिए। इवन दो अगर आपने पहले पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया है तब भी आप लोग जो है वो हमसे किसी भी तरह के सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज का ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब ना इन टॉपिक्स को ढंग से सुनना, क्लियर, ढंग से सुनना, चाहे एक दो बार लेक्चर को रिपीट कर लेना, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, ये कोई कागज से पढ़ने वाली चीजें नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हो गई। क्लियर? और वैसे भी जो पहले दो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम लोग ये टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इलेक्शन सिस्टम, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मेरे को बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे हैंडआउट्स में भी इनके बारे में लिखा गया है और आपको पता भी होना चाहिए इनके बारे में कि हमारे यहाँ पे मेजोरिटी किस तरह से होती है, मेजोरिटी का मतलब क्या है। मेजोरिटी का मतलब है जैसे क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जब भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन हमेशा मेजोरिटी के साथ लिया जाता है। यही कारण है डेमोक्रेसी को हम लोग रूल ऑफ पीपल या रूल ऑफ मेजोरिटी भी कहते हैं, कि जहां पे मैक्सिमम लोग या जो मैक्सिमम लोग चाहेंगे वही डिसीजन जो है वो उस देश के अंदर लिया जाएगा। तो मेजोरिटी, अब वो मेजोरिटी कैसी है? मेजोरिटी तो ये भी हो सकती है ना कि भाई जितने लोग आए हैं उनका 50% से ज्यादा मेजोरिटी है, जो कि हम आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से जो है वो मेंशन किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रोविजंस को चेंज करने के लिए हमें अलग अलग तरह की मेजोरिटी चाहिए। तो आज जो है वो सबसे पहले उसको समझ लेना। बाद के लेक्चर्स में मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि अच्छा ये वाली मेजोरिटी है, ये वाली मेजोरिटी है, वहां से आप लोगों को चीजों को समझ आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम लोग टाइप ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं। तो देखिए मेजोरिटी को आसान भाषा में हम चार अलग अलग तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो है वो हमारी मेजोरिटी रहती है, सबसे पहले मेजोरिटी हमारी है दैट इज सिंपल मेजोरिटी। अब देखो मेजोरिटी का मतलब आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। मेजोरिटी का मतलब वैसे क्या होता है, जो नॉर्मल लेमन समझता है वो ये होता है कि अगर मान लो 100 लोग बैठे हैं, तो अगर 51 लोग जो है वो किसी चीज को एग्री करेंगे तो हम मानेंगे कि वो डिसीजन जो है वो मेजोरिटी के द्वारा लिया गया है। तो हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, जहां पे आप लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके भेजा है, जब भी वो डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा डिसीजन कैसे लेते हैं? मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सब लोगों को पता होना चाहिए लोकसभा के अंदर जो है वो 545 सीट्स हैं। क्लियर? और जो राज्यसभा है वहां पे जो है वो हमें 245 सीट्स देखने को मिलती हैं। तो जब भी पार्लियामेंट के दो ऑर्गन्स हैं, जब भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो पहले वो डिसीजन लोकसभा के पास जाता है, फिर वो डिसीजन राज्यसभा के पास जाता है, या पहले राज्यसभा के पास जाएगा फिर वो लोकसभा के पास जाएगा। आसान भाषा में कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा जब लिया जाएगा तो दोनों हाउसेज का एग्री करना जरूरी रहता है, और जो दोनों हाउसेज एग्री करते हैं वो एग्री करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। क्लियर? अब वो मेजोरिटी कौन सी है इसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे लोकसभा राज्यसभा किसी चीज को हाँ कर देते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट जैसे ही उसको साइन करता है वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, वो रेजोल्यूशन, वो बिल जो है वो हम लोगों को पास होता हुआ देखने को मिलता है। तो आसान भाषा में डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोगों को मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मेजोरिटी, जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, हम लोगों ने चार अलग अलग तरह से जो है वो मेजोरिटी को डिफाइन किया है, चार अलग अलग तरह से जो है वो मेजोरिटी की बात की है। अब ये सिर्फ हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेजोरिटी में कैटेगराइजेशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये बस हम लोगों ने अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी, हम लोगों ने इनको ऐसे अपनी सहूलियत के लिए जो है वो चार अलग अलग तरीकों में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले है सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी को आप समझो, आसान है समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लोकसभा में कितने लोग हैं? 545 लोग हैं। लोकसभा में किसी बिल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, किसी प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि अच्छा हम चाहते हैं कि जो किसान बिल है वो पास हो जाए। अब लोकसभा में डिस्कशन हो रही है। अब लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 545 मेंबर्स हैं। अब हो सकता है जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल
27 ऑफ जून को मान लो लोकसभा का सेशन हो रहा है, जहां पे लोकसभा ने डिसीजन लेना है किसी स्पेसिफिक बिल के बारे में। बिल का मतलब है प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि जिसके ऊपर लेजिस्लेचर या लोकसभा एंड राज्यसभा ने डिसीजन लेना है। तो मान लो 27 ऑफ जून को लोकसभा में जो है वो मीटिंग हो रही है, लोकसभा आई हुई है। तो उस दिन हो सकता है कि लोकसभा की मीटिंग में 200 लोग आए हों, हो सकता है उस दिन लोकसभा की मीटिंग में 300 लोग आए हों, हो सकता है लोकसभा की मीटिंग में 400 लोग आए। नॉर्मली लोकसभा की मीटिंग में बहुत रेयर होता है कि मैक्सिमम या सारे के सारे लोग पहुंचे होते हैं। कभी 100 लोग भी होते हैं, कभी 150 लोग होता है, कभी 200 लोग होता है। क्लियर? तो लोकसभा की मीटिंग में हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी कि पार्लियामेंट की मीटिंग में हो सकता है कि कोई एमपी जो वो बिजी हो सकता है एमपी जो है उस दिन ना आया हो सकता है एमपी जो है वो बीमार हो सकता है उसकी पार्टी ने मना किया हो कि लोकसभा की मीटिंग में नहीं जाना है। तो आसान भाषा में जब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं तो उस सिचुएशन में बस ये देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं वो हाउस के अंदर आए हैं और कितने लोगों ने जो है वो वोटिंग डाली है। यानी कि यहां पे देखा जाएगा मेजोरिटी, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ध्यान रखना यहां पे हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी हाउस के अंदर डिसीजन लिया जाता है तो हमेशा वोटिंग होती है, तभी पता चलेगा ना कि मेजोरिटी इसके फेवर में है या मेजोरिटी इसके फेवर में नहीं है। तो जितने लोग हाउस के अंदर आए हैं, जितने लोगों ने वोट डाला, उनका 50% से ज्यादा जो है वो अगर एग्री करेगा या किसी एक बिल के फेवर में वोट डालेगा, तब हम लोग मानेंगे कि वो बिल जो है वो पास हो गया है या लोकसभा ने किसी एक चीज के ऊपर डिसीजन ले लिया है, किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर डिसीजन ले लिया है। तो सिंपल मेजोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता हाउस के अंदर कितने मेंबर हैं, सिंपल मेजोरिटी में जितने लोग आए होंगे, जितने लोग आए होंगे लोकसभा या राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर, उनका 50% से ज्यादा, या मैं फिर से रिफाइन करता हूं अपनी लाइन को, जितने लोग आए होंगे और उन्होंने जितने लोगों ने वोट डाला होगा और प्रेजेंट होंगे, उनके 50% से ज्यादा। तो 50% से ज्यादा का मतलब क्या है कि अगर मान लो 200 लोग आए हैं उस दिन, तो 101 लोग अगर हां कर देंगे, उसके फेवर में वोट डालेंगे, वो रेजोल्यूशन या बिल जो है वो पास हो जाएगा। अगर मान लो 400 आए हैं तो 201 लोग वोट डालेंगे तो पास हो जाएगा। 300 आए हैं तो 151 लोग अगर वोट डालेंगे तो पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी, जितने लोग आए वोट डाला उनका 50% से ज्यादा, यही कारण है इसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। और पार्लियामेंट के अंदर मैक्सिमम डिसीजन जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से ही लिए जाते हैं। जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करना होता है, जब भी कोई बिल पास करना होता है, नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल जब भी कोई पास करना होता है, तो सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो बस आप लोग ये समझ लेना कि इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज होती है, एब्सोल्यूट कहां यूज होती है, स्पेशल कहां होती है। उसके अलावा जो भी डिसीजन है वो सारे सिंपल मेजोरिटी से ही लिए जाएंगे। तो आप ऐसा रख लो, कम से कम 99% जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं वो 99% जो पार्लियामेंट के अंदर डिसीजंस होते हैं वो सारे सिंपल मेजोरिटी से ही लिए जाते हैं। पहली बात समझ आ गई, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्लियर है? क्लियर? तो मैक्सिमम डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से लिए जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी हमारी है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का और इफेक्टिव और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आप मतलब समझिए। देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ढंग से सुनना यहां पे, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब यहां पे समझो जरा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545 है। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 245 है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि जिन चीजों को, जिन बिल्स को, जिन सिचुएशंस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होगी हाउस को कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वहां पे ये नहीं देखा जाएगा सिंपल मेजोरिटी की तरह कि कितने लोग उस दिन आए हैं और उन्होंने वोट डाला है।
वहां पे सिंपल देखा जाएगा कि भाई लोकसभा में कितनी स्ट्रेंथ है, 545 है, तो 545 का 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे 545 का जो 50 मोर देन 50% है वो बन जाता है तुम्हारा 273। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, 273 273 से ज्यादा लोग जो है वो उस बिल के या उस सिचुएशन, उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डालेंगे, तभी हाउस की मंजूरी मानी जाएगी। उसी तरह से अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भी 245 ही हम कंसीडर करेंगे, चाहे हो सकता है उनमें से 4 सीटें खाली हो, 5 सीटें खाली हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। 245 का 50% से ज्यादा हमें चाहिए होगा, तभी हम कंसीडर करेंगे कि ये बिल जो है वो पास हो गया है या ये रेजोल्यूशन जो है वो उसको हाउस के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो सिंपल सा डिसीजन लिया जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में देखा जाता है कि जितने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है। अब देखो डिफरेंस क्या है, मान लो कोई एक बिल है, कोई एक प्रपोजल है जिसको हाउस ने डिसीजन लेना है, हाउस ने पास करना है बाय सिंपल मेजोरिटी। उस दिन मान लो 200 लोग आए, तो 101 लोगों ने अगर हां कर दी तो वो बिल पास हो सकता है। लेकिन अगर उस बिल को पास करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होगी, तब 200 लोग ही अगर आए होंगे तो 200 का 200 भी अगर फेवर डाल देगा, 200 का 200 भी अगर उस बिल के फेवर में वोट डाल देगा, तब भी वो कभी 50% मार्क तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी को अचीव करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सिंपल मेजोरिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर 545 के 545 ही लोग हाउस में बैठे होंगे तो सिंपल मेजोरिटी उस टाइम पे 273 हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि हाउस के अंदर, कभी कभी तो हाउस के अंदर जो है वो 50-60 लोग नहीं बैठे होते हैं। हाउस की जो सदन की जो कार्रवाई है उसको कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि एक कंडीशन है कि जो टोटल हाउस है उसके 1/10 यानी कि 10% से कम लोग अगर आएंगे तो उस हाउस की जो कार्रवाई है, उस हाउस की जो डिस्कशन, उसको स्थगित कर दिया जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लो लोकसभा में जैसे 545 मेंबर्स हैं, तो अगर 55 से कम लोग अगर लोकसभा के अंदर होंगे तो सस्पेंड कर दिया जाता है हाउस को, जब तक पूरे लोग या 55 से ज्यादा लोग ना आए। तो सिंपल मेजोरिटी तो 100 लोग भी आएंगे होंगे हाउस में, तब भी डिसीजन लिया जाएगा हाउस के द्वारा। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अगर किसी चीज के ऊपर हमने डिसीजन लेना है तो उसके लिए 50% से ज्यादा, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा लोगों की मंजूरी की आवश्यकता है। अब इफेक्टिव और एब्सोल्यूट में फर्क क्या है? यहां पे मैंने लिखा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। यहां पे मैंने लिखा है इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब यहां पे समझो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, यानी कि कितनी सीटें खाली हैं। जैसे लोकसभा में सीट खाली हो सकती है, कैसे? किसी की डेथ होगी, किसी ने रिजाइन कर दिया। राज्यसभा में सीटें खाली हो सकती है, किसी का टेन्योर पूरा हो गया, किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी की डेथ होगी। तो मान लो लोकसभा के अंदर जो है वो 545 टोटल स्ट्रेंथ है, उनमें से 5 सीटें जो है वो वैकेंट हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 545 में से मैं 5 निकालूंगा, 540 हो जाएगी। तो 540 का 50% से ज्यादा देखा जाएगा अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन लेना है। तो कितना बन जाता है ये बन गया तुम्हारा 270, मतलब 270 है ना, 270 बनेगा वैसे तो, क्लियर। लेकिन यहां पे मोर देन 50% है, तो हमें 271 लोग जो है उनकी जरूरत पड़ेगी। उसी सिचुएशन में अगर कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हम लोगों ने डिसीजन लेना था तो 273 लोग हमें चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 50 आपकी जो है अप्रोक्सीमेटली 45 सीट्स जो वो खाली हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो 500 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में अगर हमने इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई डिसीजन लेना है तो वो हमें 500 का 50% से ज्यादा चाहिए। 500 का 50% से ज्यादा कितना हो जाता है? 251, 251। तो इस तरह से जो है वो हम लोग 3 तरीके से मेजोरिटीज को डिफाइन करते हैं। अब एक बार फटाफट नजर मारो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? जल्दी देखो। सिंपल मेजोरिटी, सिंपली ये देखा जाएगा कितने लोग आए हैं, उन लोगों में से कितने लोगों ने वोट डाला, उनका 50% से ज्यादा। इफेक्टिव मेजोरिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने आए हैं, कितने उस दिन छुट्टी पे गए हुए हैं, एब्सेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इफेक्टिव में देखा जाएगा कितनी वैकेंसीज हैं, तो जितनी वैकेंसीज होंगी उनको माइनस कर दिया जाएगा और जो नंबर बचेगा उसका 50% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, चाहे वैकेंसी है कोई इशू नहीं है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा जो है वो उसके फेवर में वोट डालेगा, तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। समझ आएगा? नहीं, अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूं। देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी की अगर मैं बात करूंगा
तो इफेक्टिव मेजोरिटी, लेट अस सपोज अगर हम लोगों ने स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, जो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, डिप्टी चेयरमैन को, जो राज्यसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर उसको हमने उनकी पोस्ट से रिमूव करना है तो उस सिचुएशन में जो वो इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है। क्लियर? एब्सोल्यूट मेजोरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कभी इंडिविजुअली जो है, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ऐसा कहीं नहीं है कि अच्छा ये स्पेसिफिक चीज जो है वो इफेक्टिव एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो हमेशा स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो एक ऐसा रख लो कि कॉम्बो ऑफर में आती है, यानी कि जब स्पेशल मेजोरिटी को हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वहां पे एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे स्पेशल के साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी को कभी भी इंडिविजुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है। अब आपके दिमाग में यहां पे सवाल आ रहा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये क्या गड़बड़ है कि भाई मेजोरिटी एक ही रख लेते, इतनी रखने की क्या जरूरत थी। अब ध्यान रखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब नेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि कुछ सिचुएशन में बहुत इजीली जो है वो चीजें चेंज हो सकती है और कुछ सिचुएशन में चीजों को चेंज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो जो नॉर्मल डिसीजन मेकिंग है, जहां पे बिल्कुल नॉर्मल चीजों के ऊपर आपने डिसीजन लेना है, तो वहां पे ज्यादा लोगों की आवश्यकता जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अननेसेसरली चीजों का डिले होगा। यही कारण है ऐसी चीजें या ऐसे सब्जेक्ट्स जो बिल्कुल नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे डिसीजन मेकिंग इजी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, वहां पे मेजोरिटी का जो मार्क है वो थोड़ा आसान रखा हुआ है। और ऐसी चीजें जहां पे संविधान में संशोधन करना है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आप लोगों ने चेंजेस करने हैं, तो वहां पे आप लोगों को नॉर्मल मेजोरिटी के साथ जो है वो काम नहीं करना चाहिए। वहां पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वहां पे आपको एक ऐसी मेजोरिटी चाहिए जिसको अचीव करना मुश्किल हो, ताकि संविधान में या कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत आसानी से ना लिया जाए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है उसमें चेंजेस ना हो बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर। यही कारण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटीज को अलग अलग तरीके से रखा गया है और इन मेजोरिटीज को अचीव करना काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, काफी मुश्किल रहता है। जैसे मैं स्पेशल मेजोरिटी की बात करूंगा, अब सबसे पहले तो आप लोगों को इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए पता। जैसे देखो, चाहे सिंपल मेजोरिटी है उसमें मोर देन 50% लोगों की बात हो रही है प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफेक्टिव मेजोरिटी है उसमें भी मोर देन 50% लोगों की बात हो रही है टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि वैकेंसीज को निकाल देंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि अगर वो हाँ करेंगे तो वो जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल शब्द यूज किया गया, ये यूज किया गया 2/3 मेजोरिटी के लिए, यानी कि अब यहां पे या स्पेशल मेजोरिटी से जो डिसीजन लिए जाएंगे वहां पे 50% लोगों का हाँ या एग्री करने की जरूरत नहीं होगी। वहां पे हम लोगों को 2/3 से ज्यादा लोग, 2/3 या 2/3 से ज्यादा, 2/3 और मोर देन 2/3 लोग जो हैं उनके अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है इसको हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे 2/3 लोगों की जरूरत होती है किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो अब यहां पे ढंग से सुनना, स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग तरह की है। स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग तरह की है। स्पेशल मेजोरिटी है का पहला है रेजोल्यूशन या डिसीजन शुड बी अप्रूव्ड बाय टू-थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसको अप्रूव करने के लिए पूरे हाउस का 2/3 से ज्यादा हम लोगों को अप्रूवल चाहिए होगा। जैसे कि हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545 है, तो 545 का 2/3 कितना हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 3 1 आ गया, 8 आ गया, और मान लो तुम लोग यहां पे 1 आ गया, तो 2 6 362 हो गया। तो इससे ज्यादा, इसका मतलब है कि आपको 363 लोग, 363 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप स्पेशल मेजोरिटी इस तरह की अप्रूव करना चाहते हो। तो आसान भाषा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी को भी आगे अलग तरीके से कंबाइन किया गया है।
जैसे मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, ये बेसिकली जो स्पेशल मेजोरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। आर्टिकल 61 किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 61 डील करता है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर उसकी पोस्ट से निकालना हो तो इस तरह की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। ये मेजोरिटी अचीव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके थ्रू अगर आप प्रेसिडेंट को निकालना चाहोगे तो खुद सोचो 363 लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी, जो इस टाइम की सरकार जो है वो भी इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती है। यही कारण है आज तक हमारे देश में जो प्रेसिडेंट हैं उनको किसी भी सिचुएशन में, या हम लोगों ने आज तक जो है वो प्रेसिडेंट को रिमूव होते हुए नहीं देखा है। तो स्पेशल मेजोरिटी की पहली टाइप आ गई, समझ आया? स्पेशल मेजोरिटी भी अलग अलग तरीके से है, ये सिर्फ एक ही आर्टिकल में लिखी गई है, आर्टिकल 61 स्पेशल मेजोरिटी, जहां पे 2/3 की बात हो रही है। अब 2/3 ऑफ व्हाट? जैसे एब्सोल्यूट, सिंपल और इफेक्टिव में अलग अलग हो रहा था ना, 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, 50% ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसी तरह से आर्टिकल 61 सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐसा है जहां पे आप लोगों को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, वो भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि 2/3 या 2/3 से ज्यादा लोग अगर प्रेसिडेंट के रिमूवल में वोट डालेंगे, जितनी टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है लोकसभा की और राज्यसभा की, तब जाके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। पहली टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी ये होगी। दूसरी तरह की स्पेशल मेजोरिटी क्या है? ये आसान है, रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ, या रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहां पे ढंग से सुन लो, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी में क्या था? 50% ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 में क्या है? 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि लेट अस सपोज हाउस में उस दिन 300 लोग आए, लोकसभा में 545 में से 300 लोग ही आए, ठीक है? तो 200 या 200 से ज्यादा, ठीक है, 2/3 या 2/3 से ज्यादा जब लोग इसके फेवर में वोट डालेंगे, तब ये इस स्पेसिफिक मेजोरिटी के थ्रू जो है किसी भी डिसीजन को अप्रूव किया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 249 क्या करता है? आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को पावर देता है। अब आप लोगों को याद होगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं ना, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर वैसे तो नॉर्मली कानून बनाने की पावर जो है वो किसके पास रहती है? स्टेट के पास रहती है। लेकिन कभी कभी स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना हो, यानी कि सेंटर को लॉ बनाना हो, तो राज्यसभा के पास पावर है अंडर आर्टिकल 249। अब धीरे धीरे आप ये भी देखोगे, अब आर्टिकल्स को भी आप अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, अब आप आर्टिकल्स को भी यूज करोगे, जहां पे आर्टिकल्स को या आर्टिकल्स के थ्रू हम लोग बताएंगे कि कैसे पार्लियामेंट या सेंटर जो वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट्स। तो 249 आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यसभा के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल मेजोरिटी, कौन सी स्पेशल मेजोरिटी है? जो सेकंड वाली स्पेशल मेजोरिटी है, इसके थ्रू कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकता है और वहां पे वो कह सकता है कि अच्छा, ये एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, अब एग्रीकल्चर के ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी। तो 249 आर्टिकल के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी, जो दूसरे वाली स्पेशल मेजोरिटी है। दोनों में फर्क बहुत है, यहां पे टोटल स्ट्रेंथ थी, यहां पे जितने लोग आए हैं एंड वोट कर रहे हैं उसकी है। क्लियर? 312 जो है ये बेसिकली डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ। जैसे आप लोगों की ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज उन सर्विसेज को कहते हैं जहां पे अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा होती है और उनको फिर वो स्टेट्स में भेज देते हैं। जैसे जो आपके आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। आईएफओएस सर्विसेज है, ये सारे आपके ऑल इंडिया सर्विसेज है, जहां पे आपको एक स्पेसिफिक स्टेट को एलोकेट कर दिया जाता है कि अच्छा, यूपीएससी ने कलेक्ट आईएएस का लोगों को रिक्रूट किया और उसके बाद जो आपको अलग अलग स्टेट में भेज दिया। जैसे किसी को हिमाचल भेज दिया, किसी को उत्तराखंड भेज दिया, किसी को पंजाब भेज दिया, किसी को हरियाणा भेज दिया। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, अब जैसे अगर मान लो कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, जैसे अभी तक तो 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, अगर कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी हो तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 312 को यूज किया जाएगा। क्लियर? डन? तो इसको मैं ऐसे कैटेगराइज कर सकता हूं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई पंगा नहीं आ रहा होगा, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं देना है, ठीक है? बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप लोगों ने ईजी रखना है इसको। देखो,
स्पेशल मेजोरिटी को मैं 3 तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। पहले आ गया स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, इसके लिए आर्टिकल 61 जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, एक ही जगह यूज होता है आर्टिकल 61 में, क्लियर। दूसरा आ गया टाइप 2, जहां पे 2/3 ऑफ दी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग किसी रेजोल्यूशन या किसी चीज को अप्रूव करेंगे तो वो पास माना जाएगा। उसके बाद है 3, इसमें क्या है, इसमें आप ढंग से सुनना, इसमें है ये वाला सेकंड प्लस ये वाला, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आसान भाषा में मेजोरिटी बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस more than 50% of total strength of the house। मतलब आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप किसी चीज को स्पेशल मेजोरिटी जो तीसरी तरह की है उसके थ्रू अप्रूव करना चाहते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 के अंदर, वो इसी तीसरी टाइप के थ्रू होती है। अगर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, इसी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। अगर आपने सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका काम होता है सरकार के खातों की जांच करना, अगर उसको रिमूव करना है तो भी आप लोग इसको इसी तरह से रिमूव कर सकते हो, क्लियर। तो स्पेशल मेजोरिटी जो तीसरी वाली है, ये काफी जगहों के ऊपर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। मैं फिर से वो जो है इस चीज को रिपीट कर देता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज लोकसभा में इस थर्ड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी जहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम का कोड इस तरह की मेजोरिटी से रिमूव होगा। मान लो लोकसभा में जो है वो टोटल 545 मेंबर्स हैं, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हो जाएगी, मतलब ये सेकंड वाला मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 273 हो जाएगा। अब मान लो उस दिन लोकसभा में 300 लोग आए थे, तो दोनों चीजों का फुलफिल होना जरूरी है। 2/3 मतलब ये वाली कंडीशन, लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज 300 में से 201 लोगों ने हां कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल देते हैं। तो जैसे ही 201 लोगों ने हां किया, इसका मतलब है कि जो ये पहली वाली प्रकार है, पहली टाइप है, जहां पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज्यादा लोगों ने हां किया, तो 201 जो है वो 300 का 2/3 से 2/3 से ज्यादा बनता है। तो इसका मतलब है कि पहले वाली कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन जो कह रही है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी साथ में होनी चाहिए, यानी कि 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी साथ में उसको अप्रूव करे, वो वाला हम लोगों को 201 की सिचुएशन में फुलफिल होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये रेजोल्यूशन जो है, किसी को भी रिमूव करने का प्रपोजल जो है, किसी को भी रिमूव करने का या कोई भी डिसीजन लेने का, इसको हम लोग सक्सेसफुल नहीं मानेंगे, ये फेल माना जाएगा। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है। तो मेजोरिटीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। आसान रखो, सिंपल मेजोरिटी जितने लोग आए हैं उनका 50% से ज्यादा, जितने लोग आए हैं और वोटिंग किया है उनका 50% से ज्यादा। इफेक्टिव जितना टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसीज को माइनस कर देना है, फिर 50% से ज्यादा। एब्सोल्यूट जितने टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, जितना कहा गया है कि ऐसे इसके इतने मेंबर होंगे, उसका 50% से ज्यादा। स्पेशल शब्द जब आ गया तो 2/3 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 2/3 आपके माइंड में आ जाना चाहिए। 2/3 का पहला स्टेप, प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना है तो 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो सबसे मुश्किल है अचीव करना। बाकी जब डिसीजंस लेने हैं 2/3, तो 2/3 एक सिचुएशन में जो है वो सिर्फ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू अप्रूवल होगा, और दूसरे में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी का समागम होगा, मिक्सचर होगा, तब जाके जो है वो किसी रेजोल्यूशन को अप्रूव किया जाएगा। तो कहानी समझ आई नहीं आई? तो हमारे देश में जब हम मेजोरिटीज की बात करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से जो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है, अब फ्यूचर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा ये स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट है, ये स्पेशल मेजोरिटी 2 है, ये स्पेशल मेजोरिटी 3 है, या ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ये इफेक्टिव मेजोरिटी है। वहां पे बार बार चीजों को हम डीपली नहीं जाएंगे, और मैंने आपको कहा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, स्पेशल इन शब्दों को मेंशन नहीं किया गया है। ये हमारे चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम समझ सकें आसानी से, इन मेजोरिटीज को इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात समझ आया। दूसरा, हम लोग जो सिस्टम है वो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस।
जब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे दो अलग अलग तरीके से जो है वो हम लोग इलेक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, या मैं ऐसा कहूं दो अलग अलग तरीके से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। पहला तरीका जिसके थ्रू इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरा तरीका जिसके थ्रू इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्शंस है, जैसे मैं स्पेशली लोकसभा के इलेक्शंस की बात करूंगा, तो वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के ऊपर आधारित रहते हैं। इजराइल की मैं बात करूंगा, वहां पे जैसे अभी रिसेंटली भी इलेक्शन हुए, वहां पे जो इलेक्शंस हैं, जो उनके मेन जहां से सरकार चूज होती है, जैसे लोकसभा से हमारी गवर्नमेंट बनती है, जिस तरह से इजराइल की गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, तो वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। इंडिया में भी कुछ सिचुएशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम यूज करते हैं, स्पेशली जब हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, या जब हम लोग राज्यसभा के लिए इलेक्शन करवा के लोगों को राज्यसभा के अंदर भेजते हैं, तो वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। अब आज के लेक्चर में आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बस ये देखा जाएगा कि कोई भी कैंडिडेट जो है, या किसी भी या जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे उसको विनर माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो इलेक्शन जीत गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जो सीट्स हैं वो वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो है वो एलोकेट की जाती है, यानी कि वहां पे ये नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली वही सरकार बनाएगा। वहां पे जितना वोट पड़ा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी। धीरे धीरे समझाता हूं, आपको क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाता हूं। देखिए, इंडिया की मैं बात करता हूं तो इंडिया में जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पूरे की पूरी इंडिया जो है, पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है, उसको अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे हिमाचल की मैं बात करूंगा, वहां पे 4 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि वहां पे 4 एरियाज में हिमाचल को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमीरपुर है ना, शिमला है, मंडी है, कांगड़ा है, और वहां पे अलग अलग पार्टीज जो है, जैसे मान लो हमीरपुर से जो है वो अलग अलग पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े कर दिए। और हमें आपको पता ही है कि इंडिया में जो है वो काफ़ी कैंडिडेट खड़े होते हैं। लेट अस सपोज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में खड़े हो गए, और एक स्पेसिफिक टेरिटरी में 100 वोटर्स हैं। तो जब लोकसभा के टेरिटरीज आपके डिवाइड होते हैं तो सबको पता होता है, मेरे को भी पता है कि अच्छा मेरी टेरिटरी में इस पार्टी का ये इंडिविजुअल खड़ा है। तो लोगों को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक पॉजिटिव पहलू क्या रहता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, कि आपको पहले से ही पता होता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा जिससे आप सवाल पूछ सकते हो। तो लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव एक टेरिटरी से चूज होके हम लोगों को पार्लियामेंट में जाता हुआ या लोकसभा में जाता हुआ देखने को मिलता है। अब लेट अस सपोज पूरे के पूरे एक टेरिटरी के अंदर 100 वोटर्स हैं, यानी कि 100 लोगों ने वोट डालने हैं। क्लियर? टोटल 10 कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं। इसको लेट अस सपोज आपको जो है इसको 10 वोट मिले, इसको भी 10 मिले, इसको 10 मिले, हर एक जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको 10-10 वोट मिले। जो सेकंड है इसको 5 वोट मिला, और जो पहले वाला था इसको 15 वोट मिला। तो ऐसे करके पूरे 100 वोट जो है वो अलग अलग कैंडिडेट्स को इस टेरिटरी के लोगों के द्वारा डाले गए। अब मेरे को एक बात बताओ कि इन 10 में से जो है वो इलेक्शन कौन जीता? जहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आ जाता है, इसका मतलब होता है कि जिस इंडिविजुअल को या जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट पड़े वही कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में जीता हुआ माना जाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े थे? कैंडिडेट 1 को पड़े थे, तो ये इस इलेक्शन को जीत गया। अब यहां पे दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखो, सिर्फ 15% लोग चाहते थे कि ये इंसान जो है वो मेरे टेरिटरी को रिप्रेजेंट करे। 85% लोग वो थे जो नहीं चाहते थे कि ये इलेक्शन जीते, वो चाहते थे कि 9 जीते, मतलब ये जीते वो जीते, बाकी 9 जीते, लेकिन फिर भी यहां से ये वाला कैंडिडेट जो वो इलेक्शन जीतता है। यही कारण है जो प्रेजेंट आपकी गवर्नमेंट है इसको 34 या 35% के आसपास वोट मिले, लेकिन लोकसभा में इसकी मेजोरिटी है, क्योंकि हमारे यहां पे वोटिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो है, या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड नहीं होता है कि किस पार्टी को कितना सिस्टम मिलेगा या कितना सीट्स मिलेगा। यहां पे बस ये देखा जाता है कि किसने सबसे ज्यादा वोट जो है, या किसको सबसे ज्यादा वोट पड़े उसको ऑटोमेटिकली जीता हुआ माना जाता है। बात समझ आ रहा है यहां पे कि नहीं आ रहा? तो इसके फायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि रिजल्ट निकल जाता है बहुत इजीली, कि भाई सिंपल सा फंडा है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड है ना, कि अच्छा मैं बोलूंगा कि जिसके सबसे ज्यादा वोट पड़े वो जीत गया, बस। तो उसको मैं भी समझ सकता हूं, उसको
एजुकेटेड इंसान भी समझ सकता है उसको, अनएजुकेटेड इंसान भी समझ सकता है। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता उसको ये बताना कि जिस साइड ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा, आसान है समझना, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके साथ साथ ये ज्यादा स्टेबल भी है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहां से एक एरिया से एक ही इंडिविजुअल इलेक्ट होके आ रहा है, और नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज किया जाता है तो उसके बाद हमें ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है एज अ कंपेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये भी थोड़ी देर में पूरा लेक्चर सुन लो, समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तीसरी चीज क्या है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यहां पे आप लोग जो हैं वो मल्टीपल लोगों को अलाउ कर सकते हो कि वो इलेक्शन प्रोसीजर में या इलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, बिना ये टेंशन लिए कि रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या रहता है, जहां पे जो कैंडिडेट जीतेगा उसके पास 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, तभी वो जीता हुआ माना जाएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जिसको मैक्सिमम वोट मिल गए चाहे वो 15% ही है, उसको हम जीता हुआ मानते हैं। तो यही कारण है इंडिया जैसा देश जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, जहां पे आपके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, जिस तरह से हमने पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल जस्टिस की बात की थी, तो इंडिया में जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम लोगों को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसका भी मैं काउंटर आर्गुमेंट देता हूं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझो, समझ आ जाएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में रहता है लिस्ट सिस्टम। अब यहां पे समझ लेना लिस्ट सिस्टम का मतलब क्या है। अब लेट अस सपोज इजराइल में इलेक्शन हो रहे हैं, ये इजराइल है, इजराइल में मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, टोटल जो है वो 10,000 वोटर्स जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं। तो लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी इजराइल की पार्टीज होंगी, लेट अस सपोज पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, वो पहले से ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिलीज कर देगी। यानी कि मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी हूं इजराइल के अंदर, तो बीजेपी पहले अनाउंस कर देगी बिफोर इलेक्शंस कि अच्छा ये मेरे कैंडिडेट्स हैं, और इस लिस्ट में सीक्वेंस होगी, पहली, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो लेट अस सपोज अगर टोटल इजराइल के अंदर 100 सीट्स हैं, तो हर पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट में 100 लोगों के नाम लिखेगी। यानी कि वो पार्टी अगर जीतेगी तो ये, अगर वो पार्टी 100 की 100 सीट जीत गई तो ये 100 लोग जो है, ये 100 लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे या वो लेजिस्लेचर के अंदर बैठेंगे जो लोगों के लिए डिसीजंस लेंगे। तो लिस्ट सिस्टम में ए ने अपनी लिस्ट रिलीज कर दी, बी ने अपनी लिस्ट रिलीज कर दी, सी ने अपनी लिस्ट रिलीज कर दी। तो इस तरह से तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो इजराइल के अंदर है, किसी देश के अंदर है, उन्होंने अपनी लिस्ट जो है वो उसको रिलीज कर दिया। अब पूरे देश के अंदर इलेक्शंस होंगे, तो पहले से ही डिसाइडेड है कि इस देश के अंदर टोटल 100 सीट्स हैं और 10,000 जो वो टोटल वोट्स पड़ेंगे। अब वोट्स पड़े, ए को लेट अस सपोज 6,000 वोट्स मिले, या ए को मान लो 4,000 वोट मिले, बी को लेट अस सपोज 3,000 वोट मिले, सी को कितना बच गया, 3,000 वोट जो वो सी को मिले। अब यहां पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 100 थी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 10,000 थे। तो यहां पे हर एक सीट को वोट्स के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली डिवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर 100 सीट्स में 10,000 वोटर्स हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या है कि एक सीट के लिए कितने वोट्स उस पार्टी को मिलने चाहिए, एक सीट के लिए जो है वो 100 वोट्स जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलने चाहिए। तो आसान भाषा में इजराइल में पूरे देश में एक साथ ही इलेक्शन हुए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या था कि पहले से डिसाइडेड था कि इस छोटी छोटी टेरिटरी में ये कैंडिडेट जो वो खड़े हुए हैं, यानी कि लोगों को अपने कैंडिडेट्स पहले से ही दिख रहे थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये नहीं पता था किसी को कि कौन किसकी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहां पे पार्टीज ने पहले ही एक पूरे की पूरी लिस्ट जो है उसको रिलीज कर दिया था और कहा था कि ये पूरी लिस्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अगर हम या जीतेंगे, अगर 100 की 100 सीट्स हम जीतेंगे तो ये 100 लोग जो हैं वो हमारी पार्टी को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वो जो 100 लोग हैं उनका पता नहीं है कि वो किस टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया में लोकसभा में पता होता है कि अच्छा ये इस एरिया का एमएलए है, ये हमीरपुर का एमएलए है, ये शिमला का एमएलए है, कांगड़ा का एमएलए है, सॉरी ये हमीरपुर का एमपी है, ये शिमला का एमपी है, ये कांगड़ा का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा।
लेकिन लिस्ट सिस्टम में जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हमारे यहां पे एमपी काम नहीं करेगा, हम तो पूछेंगे भाई क्यों नहीं किया काम, और उस एमपी को भी पता होगा कि भाई इन लोगों के लिए काम करना है। लेकिन जो एमपी लिस्ट सिस्टम के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू चूज होकर आ रहे हैं, तो वहां पे तो पता ही नहीं है ना उनको कि वो किस टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक खामी है जो हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में देखने को मिलती है, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब वापस आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मान लो टोटल जो है वो यहां से पता चल गया कि कितनी सीटें हैं, पहले से डिसाइडेड था, 10,000 लोगों वोटर्स ने जो वो अपना वोट कास्ट किया, और उसके बाद देखा कि अच्छा हर एक सीट के ऊपर जो वो 100 बंदा आ रहा है। क्लियर। अब ए को कितनी सीटें मिली थी, ए को कितने वोट्स मिले थे, 4,000, तो ए को ऑटोमेटिकली 40 सीट्स एलोकेट की जाएगी। बी को कितने मिले, 3,000, तो बी को क्योंकि 100 वोट्स पे एक सीट है, तो 3,000 पे 300 सीट्स हो, सॉरी 30 सीट्स हो जाएंगी। और उसी तरह से सी को भी कितनी सीट्स मिली, 30 सीट्स मिली। अब देखो ए ने पहले लिस्ट निकाली थी 1 से 100 तक, अब ए के जो फर्स्ट 40 होंगे, क्योंकि 100 तक जो लिस्ट होगी वहां पे पहले बंदे का मतलब पता क्या है, पहले का मतलब है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, दूसरे का मतलब मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, तीसरे का मतलब मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। तो ए को मान लो 40 सीट्स एलोकेट हुई थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, क्योंकि यहां पे देखा जाता है कि कितने वोट्स आपको पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि पहले 40 लोग जो होंगे ए की लिस्ट से वो लेजिस्लेचर के अंदर चले जाएंगे, बाकी 60 बाहर हो गए। उसी तरह से बी को 30 मिले, तो बी की लिस्ट के जो फर्स्ट 30 होंगे वो लेजिस्लेचर में जाएंगे, सी के फर्स्ट 30 होंगे वो लेजिस्लेचर के अंदर जाएंगे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर मान लो किसी ने सरकार बनानी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसके पास मोर देन 50% जो है वो लोगों की, या उसके पास मोर देन 50% सीट्स होनी चाहिए। क्लियर। और यहां पे तुम देख लो, यहां पे किसी के पास भी 50% से ज्यादा की सीट्स नहीं है, तो यहां पे जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत चलती है। यानी कि अब ए जो है वो किसी न किसी से सपोर्ट लेगा, चाहे बी से लेगा चाहे सी से लेगा, तब जाके वो सरकार चल पाएगी। तो यही कारण है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हमें कंपैरेटिवली अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना आसान होता है, क्योंकि सबको लोगों को पता होता है अच्छा कि मैं इसको वोट डाल रहा हूं और इस पार्टी को के कैंडिडेट को चूज कर रहा हूं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के लोग जो है वो बी ए पार्टी को चाहते ही नहीं थे, लेकिन ए को जो है वो क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर ठीक ठाक वोट पड़े, तो वहां से जो है वो ए का रिप्रेजेंटेटिव चूज होके आ गया, या ए के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज होके आ गए। तो आसान भाषा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सिंपली देखा जाता है कि किसको जो है वो कितने वोट पड़ रहे हैं, जिस पार्टी को जितने वोट पड़ेंगे उस हिसाब से जो है वो उसकी सीट्स की एलोकेशन हो जाएगी। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो फायदा है सबसे ज्यादा वो यही है कि ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, हर एक इंसान की जो एस्पिरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 3 पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा था, जीती तो एक ही। यहाँ पे 3 पार्टीज ने जो वो इलेक्शन लड़ा था और तीनों पार्टीज को कुछ कुछ परसेंट वोट्स मिले, तो यहाँ पे फायदा जो वो हर एक पार्टी को होगा। अल्टीमेटली हर एक पार्टी को सीट्स की एलोकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोटिंग परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जैसे एक बार आपके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे, वहां पे बहुजन समाज पार्टी को 18% वोट मिले थे, लेकिन सीट उसके पास बिल्कुल नहीं थी, एक नहीं थी, या शायद एक या 2 सीट्स थी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर एक जो वोटर है उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि अगर किसी को 5% भी या 10% भी वोट मिल गए तो इसका मतलब उसको 2-4 सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती है, हो सकता है तुम्हें 20% वोट मिल जाए लेकिन तुम्हें सीट एक भी ना मिले। तो यही कारण है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमें थोड़ा सा कम डेमोक्रेटिक देखने को मिलता है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको पता है कि आपको यार 30% लोगों ने भी वोट डाल दिया ना, तब आप लोग आराम से जीत गए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को मेजोरिटी लोगों का 50% या 50% से ज्यादा लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहां पे जहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टेरिटरी है, यहां पे लेट अस सपोज हिंदू जो है वो 40% है, सिख जो है वो 20% है, मुस्लिम जो है वो भी 40% है। मान लो सिख जो है वो 30% है और मुस्लिम जो है वो भी 30% है। तो अब जो हिंदू कैंडिडेट होगा उसको पता है कि अगर वो हिंदुओं को कंसोलिडेट कर लेगा तो उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस जो वो ज्यादा हो जाएंगे, या वो अपने कास्ट के लोगों को कंसोलिडेट कर लेगा तो उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यही कारण है हमारे देश में ज्यादा ध्यान लोगों को यही रहता है कि कैसे वो अपनी जात, अपने धर्म
के ऊपर जो है वो वोट मांगे ताकि उनके लोग उनको वोट करें, क्योंकि उनको अगर 25-30% भी वोट मिल गए तब भी वो इलेक्शन को जीत जाएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टियों की रहती है कि 50% से ज्यादा वोट्स अगर मिलेंगे हमें तभी हमारे लिए फायदा है, तभी हम लोग सरकार बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है, यहाँ पे जो सरकारें हैं वो ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज किया जाए प्रोसीजर के अंदर। क्लियर। बाकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की एक और टाइप होती है, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जब मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाऊंगा वहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तब तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी और ज्यादा बेटर। क्लियर, डन। तो ये थे हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी एंड सेकंड इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम्स। अब इंडिया में हमें ये ज्यादा सूट करता है जिस तरह की हमारी डाइवर्सिटी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जब भी संविधान में हम लोगों ने चेंज करना है। अब देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज दो तरीके से होता है। पहला होता है आर्टिकल 368 के थ्रू, इसको याद रखोगे आप लोग, आर्टिकल 368 को डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको नॉर्मल लेजिस्लेशन के थ्रू भी अप्रूव किया जा सकता है। नॉर्मल लेजिस्लेशन या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से 4 के बीच में अगर कोई भी चीज चेंज करनी हो तो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो सकती है। क्लियर। जहां पे मतलब आसान भाषा में थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को अमेंडमेंट्स की क्या जरूरत पड़ती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की यही खासियत है। अभी तक अगर मैं बात करूंगा तो अब ना ढंग से सुनना यहां पे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभी तक अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया में टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, यानी कि संविधान हमारा 104 बार संशोधित हो चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली किस किस चीज को कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है हर एक प्रोविजन को जो कि आर्टिकल 368 में लिखा गया है या आर्टिकल 368 के थ्रू जिसको अमेंड किया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल या प्रोविजन जो है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी कि सिंपल मेजोरिटी से चेंज होगा, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम नहीं देते हैं, उसको नॉर्मल अमेंडमेंट कहा जाता है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, अमेंडमेंट हो गया। जैसे अगर मान लो हमारे देश में कोई भी नया राज्य बनना है, कोई भी नई स्टेट बननी है, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से राज्य स्टेट जो है उसका निर्माण कर सकती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे मेकर्स थे उनकी जो एक तरह से आप ऐसा देखो कि जिस तरह से वो फ्यूचर को देख सकते थे, उसके बारे में आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेज करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था यार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर। 395 जो है 395 के आसपास जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। और अगर हर एक आर्टिकल को चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाया जाए तो शायद लेजिस्लेचर की जो प्रक्रिया है या लेजिस्लेचर का जो काम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेगा, वो बाकी डिसीजंस नहीं ले पाएगा। उनको पता था कि जब हमारा देश आजाद होगा उसके बाद मल्टीपल स्टेट्स की फॉर्मेशन होगी, यही कारण है उन्होंने जब स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात की तो स्टेट्स की फॉर्मेशन को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा, या स्टेट की जो फॉर्मेशन है उनको उन्होंने 368 आर्टिकल के अंदर अमेंड नहीं करवाया, जो थोड़ा मुश्किल है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां पे स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। उन्होंने सिंपल सा कहा कि जो जो चीजें इजी हैं उनको जो है वो हम लोग ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो पास कर सकते हैं। और जो स्पेशल है हमारे संविधान का, जिसको इजीली चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आसानी से चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं तो सरकार या लेजिस्लेचर तो उनको हर दूसरे दिन चेंज करती फिरेगी। क्लियर। तो जब फंडामेंटल राइट्स में संशोधन होगा, जब फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का चेंजेस होगा, तो उसके लिए किसके आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी? 368 आर्टिकल। और 368 आर्टिकल का सिंपल सा मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले हमने मेजोरिटीज की बात की थी, यानी कि वहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। क्लियर, डन। और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। टाइप 3 में क्या था? 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ दी या मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो तीसरे वाली थी। और स्पेशल मेजोरिटी में कुछ सिचुएशंस ऐसी रहेंगी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना और मुश्किल हो जाएगा, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसी होंगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब हम लोगों को
शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। एक ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में लिखा गया है, यानी कि जहां पे बताया गया है कि इस कॉन्करेंट लिस्ट जो है उनमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो शेड्यूल 7 में क्योंकि स्टेट लिस्ट यानी कि जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं उनकी भी बात की गई है, तो कल को कॉन्स्टिट्यूशन में लेट अस सपोज शेड्यूल 7 के अंदर अगर चेंज हो रहा है जहां पे स्टेट के इंटरेस्ट्स भी हैं, कल को मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में चेंज हो रहा है जहां पे स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करती है, तो वहां पे पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। पार्लियामेंट के बाद जितने हमारे देश में राज्य हैं, जितनी हमारे देश में स्टेट्स हैं, उनमें से 50% से ज्यादा स्टेट्स एग्री करेंगी, तब जाके उस प्रपोजल को या उस अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। अब हमारे यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। तो जीएसटी के आने का सिंपल सा मतलब यही था कि जो स्टेट्स का टैक्सेशन सिस्टम था उसमें भी चेंजेस होने थे, यूनियन के टैक्सेशन सिस्टम में भी चेंजेस होने थे। तो जीएसटी एक ऐसा प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां पे स्टेट्स के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व थे। यही कारण था जब जीएसटी को पास किया गया तो सबसे पहले स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद उस बिल को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रपोजल था उसको स्टेट्स में भेजा गया। और जब टोटल मान लो तुम्हारी 28 स्टेट्स हैं, जब 14 से ज्यादा यानी कि 15 स्टेट्स ने उसको एग्री कर दिया, हां कर दिया कि ठीक है भाई जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दो, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन किए, फिर जाके जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अमेंडमेंट हुई हमारे संविधान के अंदर, या मैं ऐसा कहूं कि जीएसटी अमेंडमेंट हुई जिसके थ्रू जीएसटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। तो क्या समझ रहे हो आप लोग? कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिनको आसानी से किया जा सकता है, दैट इज जहां पे जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स चाहते थे कि हमारा जो संविधान है उसको थोड़ा मुश्किल से चेंज किया जाए, वहां पे उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी रख दी, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। और जहां पे वो चाहते थे या जहां पे उन्होंने देखा कि स्टेट्स के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है कि स्टेट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, तो वहां पे उन्होंने ये वाली कंडीशन रख दी कि पार्लियामेंट तो पास करेगी करेगी, उसके साथ साथ स्टेट्स भी, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स यानी कि 15% 50% से ज्यादा स्टेट्स सिंपल मेजोरिटी के साथ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल के पास आया तो हिमाचल उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, तो मतलब हिमाचल की रेक्टिफिकेशन होगी, रेटिफाइड कर दिया गया। उसके बाद पंजाब में गया, पंजाब ने हाँ कर दिया, हरियाणा में गया, हरियाणा ने हाँ कर दिया, सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो ऐसे करके जब 50% से ज्यादा स्टेट्स, जितनी टोटल स्टेट्स उस टाइम पे होंगी, उस बिल को हाँ कर देगी, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, और इस तरह से हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये ना यहाँ पे आपको बहुत प्रेज करनी पड़ेगी। यहाँ बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। तो रिजिड कैसे है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 बोलते हैं रिजिडिटी है। रिजिडिटी भी दो तरह की है। जब फेडरल जो हमारे प्रोविजंस, जहां पे स्टेट्स के हितों की बात होती है, जब उनमें चेंजेस की बात आती है तो और मुश्किल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो वो फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है? क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में, जहां पे नई स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात होती है, वहां पे बिना किसी अमेंडमेंट के भी या बिना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के, बिना स्पेशल मेजोरिटी के भी चीजों को पास किया जा सकता है। यानी कि ये वो वाले प्रोविजन जिनको आसानी से अप्रूव किया जा सकता है, और ये वो संविधान में संशोधन जो 368 आर्टिकल के अंदर होंगे, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का नाम देते हैं। तो वो दो तरीके से है, एक स्पेशल मेजोरिटी है टाइप 3 वाली, और दूसरी है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। 50% से ज्यादा स्टेट जैसे रेटिफाइड करेंगे उसको मान लिया जाएगा यस। अब यहां पे आपको, जैसे मैं बार बार कह रहा था, इस लाइन को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, कि हमें यहां पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी प्रेज करनी पड़ेगी। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्यूचर के अकॉर्डिंगली बनाया, क्योंकि हमें पता था या उनको पता था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, लोगों की नीड्स हैं, वो चेंज होती हैं, और लोगों की जो नीड्स एंड एस्पिरेशंस हैं उनकी रिफ्लेक्शन संविधान के अंदर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। तो जैसा इंडिया 70 साल पहले था वैसा हिंदुस्तान आज नहीं है, वैसा हिंदुस्तान आज से 100 साल बाद नहीं होगा। यही कारण है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया। उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस जिनके ऊपर संविधान टिका हुआ है उनकी इजीली वायलेशन ना हो, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजन को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे आप लोग 368 आर्टिकल में दो अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट्स को होते हुए देखते।
क्लियर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग इन नेचर है, इवॉल्व होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस हुए, जैसे जैसे संविधान में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो 104 अमेंडमेंट्स होने का सिंपल सा मतलब है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व कर रहा है, नई नई चीजें जो है वो इस संविधान के अंदर इंटीग्रेट होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रही है। कहानी समझ आ रही नहीं आ रही? डन। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में एक बेसिक सी चीज है, क्यों अमेंडमेंट जरूरी है, किस तरह से अमेंडमेंट्स होती हैं, और जो 368 आर्टिकल में जिन चीजों के बारे में लिखा गया है उन्हीं को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। बाकी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं लिया जाता है। यही कारण है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन से आर्टिकल के अंदर होती है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर होगी? 368 आर्टिकल के अंदर। अब यहां पे थोड़ा सा और प्रोसीजर बताता हूं। देखो, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। मान लो हमारे यहां पे कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी हो इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसीडिंग है वो हमेशा पार्लियामेंट में ही शुरू होती है। यानी कि या तो लोकसभा में अमेंडमेंट की शुरुआत हो जाएगी या तो राज्यसभा में हो जाएगी। क्लियर। अब लेट अस सपोज लोकसभा में जो है वो किसी अमेंडमेंट की शुरुआत होगी, तो जब भी अमेंडमेंट की शुरुआत होगी तो वो एक प्रपोजल होगा कि हम चाहते हैं संविधान में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना, हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन बनाना। तो लेट अस सपोज लोकसभा में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की शुरुआत हुई, तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल का मतलब होता है प्रपोजल। क्लियर। उसके बाद लोकसभा ने उस बिल को अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो बिल चला जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा ने भी उस बिल को अप्रूव कर दिया। अब ध्यान रखना यहां पे लोकसभा ने अप्रूव किया, राज्यसभा के पास किया। अब ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि राज्यसभा मना कर दे, यानी कि राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस बिल को अप्रूव करने से मना कर दे कि भाई हमने नहीं करना है। अब वो कौन सा बिल है? अगर वो फेडरल प्रोविजन यानी कि सेंटर या स्टेट की पावर्स में छेड़खानी की बात कर रहा है तो ये वाली स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, सेकंड वाली। अगर वो नॉर्मल प्रोविजंस की बात कर रहा है तो पहले वाली स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, यानी कि जहां पे स्टेट्स की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अब मान लो लोकसभा ने हां कर दी, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो यहां पे जो है वो डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक का मतलब है जब एक भी हाउस जो है वो हां करने से मना कर देता है या किसी बिल को पास करने से मना कर देता है, तो इस सिचुएशन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये स्टक हो जाएगा, मतलब अब आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब तक दोनों हाउसेज इसको पास नहीं करेंगे ये पार्लियामेंट के पास या प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, और जैसे प्रेसिडेंट साइन करेगा ये बिल जो है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये एक्ट बन जाएगा, यानी कि संविधान में ऑफिशियल लीगल चेंजेस हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहां पे इसका पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सबसे पहला तो यह है कि यार ये हमेशा पार्लियामेंट में ही शुरू होता है, यानी कि सेंटर में शुरू होता है। अगर तुम कहते हो कि भाई स्टेट्स भी पावरफुल है हमारे देश में, तो कुछ जगहों पे स्टेट्स से भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की शुरुआत होनी चाहिए। क्यों? तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये बायस्ड है यूनियन के लिए, पार्लियामेंट के लिए। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि यहां पे डेडलॉक के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा में तो मेजोरिटी आ जाती है सरकार की, या जो जिस गवर्नमेंट की मेजोरिटी लोकसभा में होती है वो ठीक ठाक लोकसभा में तो उसका अच्छी तूती बोलती है, तभी तो वो सरकार बना के बैठी है। जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होगी वही सरकार बनाएगी। राज्यसभा में गारंटी नहीं होती, राज्यसभा में हो सकता है कि उस पार्टी की मेजोरिटी ना हो, और अगर उस पार्टी की मेजोरिटी नहीं होगी तो देयर आर चांसेस कि उस बिल को पास करना राज्यसभा में मुश्किल होगा। तो यहां पे एक ना ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि जब ना नॉर्मली कोई बिल पास हो रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली जब पार्लियामेंट कोई डिसीजन ले रही होती है अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तब वहां पे अगर लोकसभा राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है तो दोनों हाउसेस को इकट्ठा बिठाया जाता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यहां पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान ही नहीं है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए कोई भी डिसीजन लेना होगा तब वहां पे ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं की गई है। यानी कि क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग नॉर्मली जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं, क्योंकि जब दोनों हाउसेस बैठते हैं तो एक डिसीजन कोई ना कोई निकल के जरूर बाहर आता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये इसका दूसरा क्रिटिसिज्म है। वैसे इसका फायदा भी है, फायदा ये है कि भाई बहुत इजीली या बहुत आसानी से हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो सरकार है, वो संविधान में छेड़खानी नहीं कर सकती, तो ये पॉजिटिव चीज भी है। पर नेगेटिव भी है कि भाई मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि कोई चीजें ऐसी हो जो देश को जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो उन जरूरत की चीजों को भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। पहला बात समझ आया। अब मान लो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, उसके बाद अगर फेडरल प्रोविजंस के साथ डील कर रहा है, यानी कि स्टेट्स के जो चीजें इन्वॉल्व है उसमें, तो स्टेट्स के पास जाएगा। 50% से ज्यादा स्टेट जैसे ही अप्रूव करेगी
उसके बाद ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जैसे ही इस बिल के ऊपर साइन करेगा, ये बिल जो है आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। तो प्रेसिडेंट तो सिर्फ ऐसे ही है, नॉमिनली है, मतलब बोलने के लिए ही है, इसके साइन जो है वो यहाँ पे जरूरी होंगे, कंपल्सरी होंगे। तो इस तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर जो है वो हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो डिसीजंस दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए या संविधान में संशोधन करने के लिए अंडर आर्टिकल 368, वहां पे कौन सी मेजोरिटी की जरूरत है? वहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। अब यहां पे एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 368 के थ्रू कैसे होगा, इंट्रोडक्शन होगी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि यहां पे मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकता है, या बाकी जो मिनिस्टर के अलावा बाकी आपके एमपी होंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के हैं, वो भी अपने अपने हाउस में इस बिल को प्रपोज कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि संविधान में यह अमेंडमेंट की जाए। उसके बाद जो है वो पास होगा ये बिल, क्लियर। उसमें लेटर सपोज अगर नॉन फेडरल चेंजेस हैं तो वहां पे पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। अगर फेडरल चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ पार्लियामेंट की हमें हाफ से ज्यादा स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन या हाफ से ज्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन या अप्रूवल की भी जरूरत होगी। और उसके बाद ऑब्वियस बात है, जैसे प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करेगा तो ये हमें एक्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में चेंज करना है, एक सेकेंड, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स्थ ट्राइब्स के साथ डील करते हैं, अगर इनमें हमने चेंज करना है तो सिचुएशन में कोई स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 368 आर्टिकल की जरूरत नहीं है। नागरिकता से रिलेटेड चीजों की बात करनी है, सिटीजनशिप में चेंज करना है, कोई जरूरत नहीं है। यूनियन एंड टेरिटरीज में चेंज करना है, आर्टिकल 1 to 4 में चेंज करना है, कोई जरूरत नहीं है स्पेशल मेजोरिटी की। सैलरीज में चेंज करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज में चेंज करना है, तब उसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, यानी कि 368 आर्टिकल की जरूरत नहीं है। 368 आर्टिकल की जरूरत क्या है? अगर सिर्फ मैं बात करूं स्पेशल मेजोरिटी, दूसरी है स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट्स का कॉन्सेंट 50% से ज्यादा। तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में चेंज करना है, 7th शेड्यूल में चेंज करना है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कहां कहां तक काम कर सकते हैं, लेजिस्लेचर की पावर में चेंज करना है, 368 आर्टिकल में खुद ब खुद चेंज करना है, तो इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जो है वो 50% से ज्यादा स्टेट्स के कॉन्सेंट की जरूरत होती है, मंजूरी की जरूरत होती है। क्लियर, डन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। और इसके क्रिटिसिज्म की बात की जाए, अगर इससे रिलेटेड इश्यूज की बात की जाए, तो जैसा मैंने आपको देखा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट्स इसको इनिशिएट नहीं कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो इसको अप्रूव करना है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 2020 तक, जनवरी 2020 तक 104 बार, 104 टाइम्स जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है। क्लियर। और इसके साथ साथ जो है वो इवन दो हम ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद 70 साल में 104 बार अगर अमेंडमेंट हो रही है तो एक पॉजिटिव स्टेप नहीं है। यूएसए में आई थिंक लेस देन 20 टाइम्स जो है वो हम लोगों को अमेंडमेंट्स होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि हमसे पुराना 150-200 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नेचर है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, मतलब चेंज करना मुश्किल भी है और चेंज करना आसान भी। तो आई होप आप लोगों को जो है वो बेसिक चीजों के बारे में आइडिया लग गया हो। यहां तक कहानी समझ आ गया? क्लियर। अब लास्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझना जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझो, फिर वो कैसे डेवलप हुआ वो समझो, फिर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो समझो। ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अगर मैं बात करूंगा बेसिक स्ट्रक्चर की, तो देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको छोटी सी, फिर बाकी चीजों के ऊपर आते हैं। देखो नॉर्मली क्या रहता है, एक लाइन कही जाती है कि जो डेमोक्रेसी है ना वो टाइम के साथ साथ मैच्योर होती है।
उसी तरह से डेमोक्रेसी के अंदर जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, वो भी टाइम के साथ, लेजिस्लेचर है वो भी टाइम के साथ साथ मैच्योर होते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, लोग भी मैच्योर होते हैं। हर एक एस्पेक्ट, हर एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का हमें मैच्योर होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? अब जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1950 के बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होना शुरू हो गया, इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, उस टाइम पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स थे, वो बहुत हाई स्टेचर के हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू, क्लियर, या जैसे जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, इस तरह के लोग जो है, जो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग लीडर्स थे। कुछ टाइम तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग लीडर्स जो है वो हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलते थे। और वो वाला टाइम था जहां पे जुडिशरी भी उतनी मैच्योर नहीं थी। यही कारण है कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एग्जीक्यूटिव था, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, बहुत ताकतवर हुआ करते थे। और दूसरी बात ये थी कि पूरे के पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी रूल कर रही थी, दैट इज कांग्रेस पार्टी। तो भी कोई कांग्रेस को चैलेंज करने वाला नहीं था, तो वहां पे जुडिशरी भी बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं करती थी। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 जो है उसको ऐड किया हुआ था, जहां पे लिखा था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी को लगता था कि भाई लिखा तो है 368 आर्टिकल, और उसमें कहा है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग। तो जुडिशरी हमेशा जो है वो एग्जीक्यूटिव से थोड़ा नीचे ही रहती थी। जुडिशियल अपना काम करती रहती थी, यानी कि जो लीगल फंक्शंस थे उनको, या जो उसके जुडिशियल फंक्शंस थे उनको परफॉर्म करती रहती थी। वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया करती। क्लियर? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे जो है वो जुडिशरी भी मैच्योर होती रही, और एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेचर ने मिलके अपनी पावर्स का मिसयूज करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी ऐसी चीजें ऐड करनी शुरू कर दी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नेचर था, जो आप लोगों के राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उनकी वायलेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ने करनी शुरू कर दी। अब उस टाइम पे जुडिशरी जो है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही थी, और वो देख रही थी कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर लोगों के हितों का हनन कर रहा है, उनके राइट्स की वायलेशन कर रहा है। वहां पे जुडिशरी ने एक कदम उठाया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, जो रियलिटी में उसकी पावर है, उसको सीरियसली परस्यू करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसने एक डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश किया। डॉक्ट्रिन का मतलब एक ऐसा सिद्धांत लेके आए जहां पे जुडिशरी ने कहा कि बात सुनो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संविधान लिखा गया था उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको किसी भी सिचुएशन में वायलेट नहीं किया जा सकता है। और उससे पहले जब तक जुडिशरी ने यह नहीं कहा था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे थे, स्पेशली लेजिस्लेचर, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही थी, तो उसके लिए डिसीजन लेना, बिल्स को पास करना, अमेंडमेंट करना आसान था। तो जब उन्होंने छेड़खानी करनी शुरू की, तो जुडिशरी ने एक स्टेप लिया, और जुडिशरी ने 1973 में एक केशवानंदा भारती केस है, वहां पे एक जजमेंट दी। केशवानंदा भारती केस में 13 जजेस का बेंच बैठा था। नॉर्मली जब भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होते हैं, बेंच बैठते, 5 लोग, 7 लोग, इतने लोग। तो केशवानंदा भारती केस में 13 लोगों का बेंच बैठा था। केशवानंदा भारती बेसिकली एक मठ चलाते थे, क्लियर, एक मोनेस्ट्री, मतलब हिंदू मठ चलाते थे केरला के अंदर। तो जब, क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्ट जो है वो इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी जगहों पे 1960s और 70s में जो वो लैंड सीलिंग होनी शुरू हो गई थी, यानी कि अपर लिमिट डिसाइड होती थी कि इसके पास इतनी ही जमीन रहेगी। तो जब केशवानंदा भारती की जमीन को केरला की गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो केशवानंदा भारती ने जो है वो केस कर दिया था। तो केस उनका बेसिकली लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड था, लेकिन धीरे धीरे वो केस जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे मूव कर गया, और केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की जजमेंट है, इन्होंने प्रोक्लेम किया, बेसिकली मेजोरिटी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक, या कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स हैं, जिन बेसिक प्रीमाइसेस है जिनके ऊपर संविधान खड़ा है, और उनको किसी भी सिचुएशन में वायलेट नहीं किया जा सकता, उनको किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं किया जा सकता। और वहां से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, जो डॉक्ट्रिन है, वो एस्टेब्लिश हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फिर बताओ जरा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर वो फिलॉसफी, वो सिद्धांत है, वो डॉक्ट्रिन है हमारे देश का,
जिसको सुप्रीम कोर्ट की सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में एनरिच किया गया। यानी कि जब केशवानंदा भारती केस के बाद मेनका गांधी केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एस्पेक्ट जो इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब मिनर्वा मिल केस हुआ 1980 में, तब उन्होंने कहा दिस एस्पेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। IR कोहिलो केस हुआ, दिस एस्पेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एस्पेक्ट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आसान भाषा में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई। जो बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में कहा गया था वो अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। थोड़ी देर में मैं बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या किन किन पहलुओं को मेंशन किया गया है, किन किन चीजों की बात की गई है। क्लियर, डन। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, लेकिन यहां से आप लोगों ने क्या चीज को समझना है कि 1973 यानी कि केशवानंदा भारती केस से पहले जहां पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते थे, अब केशवानंदा भारती केस या बेसिक स्ट्रक्चर के बाद उनके ऊपर जो है वो एक तरह से लिमिटेशन लग गई, उनके ऊपर एक तरह से जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग गई। और जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी या लिमिटेशन लगी, उसका फायदा ये हुआ कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो काफी ज्यादा मैच्योर रही। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट थी जिसके अकॉर्डिंगली उसको लिखा गया था, उसको प्रिजर्व करने में सहायता हुई। लोगों के बेसिक राइट्स को सरकार अपनी मर्जी से वायलेट नहीं कर सकती है, और इस टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन कभी भी नहीं सरकार के द्वारा की जा सकती है। और उसमें आपके हक, आपके जो अधिकार है, आपके जो राइट्स हैं वो बहुत एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हैं उनको बस 2 मिनट में मैं आपको डिस्कस करता हूं, बट आई होप आप लोगों को जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया होगा। अब इसके साथ केशवानंदा भारती की तो चलो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही ली। इसके साथ जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ केसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले देखो जितने भी ना केस है ना मैक्सिमम, जैसे शंकरी पर सब जमीन से रिलेटेड केस है। शंकरी प्रसाद केस 1951, जब कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट की गई जिसके थ्रू लैंड एक्विजिशन राइट पास किया गया, 9 शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें लोगों की जो जमीन थी उसको एक्वायर किया जाता था और सरकार जो जुडिशरी थी वो वहां पे इन्वॉल्व नहीं होती थी। 1951 में राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो लोगों का फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और फंडामेंटल राइट के वायलेशन में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा केसेस ना बढ़े, यही कारण था हमारे जो पार्लियामेंट थी उसने 9th शेड्यूल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया कि इस शेड्यूल में जो जो चीजें आएंगी उनके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, यानी कि उन सिचुएशन में आप लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो अब मान लो शंकरी प्रसाद की जमीन को एक्वायर कर लिया गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी उस जमाने में होता था, फंडामेंटल राइट अब तो नहीं है, उस जमाने में था। तो शंकरी प्रसाद ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई दिस इज द वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई देखो 9th शेड्यूल हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है और 368 आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू डू एनीथिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग एनी टाइम। और जब शंकरी प्रसाद केस की जजमेंट आई तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी उस चीज को एक्नॉलेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, जो पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, और जो पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जाएगा वो मान्य होगा। तो उसने जो है वो पार्लियामेंट के मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, और इसके बाद पार्लियामेंट या जो एग्जीक्यूटिव था उसने अपनी मर्जी से डिसीजन देने शुरू कर दिए। शंकरी प्रसाद केस में एक और आर्गुमेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है, क्लियर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है उसमें मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट पास नहीं किया जा सकता है जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। कोई भी एक्ट पास नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा कि आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो सकती है, राइट टू प्रॉपर्टी की वायलेशन हो सकती है, तो सरकार ने ये डिफेंस दिया कि भाई देखो हमने एक्ट थोड़ी ना पास किया है, हमने कानून थोड़ी ना पास किया है, क्योंकि एक्ट तो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है अंडर आर्टिकल 368, और वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हम लोग कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में इस आर्गुमेंट को बाई किया और उसने कहा कि जो एक्ट हैं और अमेंडमेंट है वो अलग अलग होते हैं। एक्ट सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, अमेंडमेंट जो वो स्पेशल मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल 368 पास होती हैं, और 368 में कहा गया है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो डिसीजन है सरकार का वो बिल्कुल सही है और जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी लेजिस्लेचर के इंटरनल मैटर्स में।
इसके बाद अगला केस आया गोलकनाथ केस 1967। जलंधर के ही लोग थे, लाले थे, क्लियर। इन्होंने जो वो केस किया अगेन, क्योंकि पंजाब की सरकार जो है उसने लैंड सीलिंग लगा दी थी कि एक इंसान जो उसके पास इतनी ही जमीन हो सकती है, तो इनकी जमीन यहां से जा रही थी। यही कारण था इनका भी 1967 में केस लड़ा गया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना वर्डिक्ट था उसको चेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दे बोथ आर सेम, वो दोनों सेम है। और जिस तरह से आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी एक्ट फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं कर सकता है, उसी तरह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं कर सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इवन अंडर आर्टिकल 368 नो वन हैज द राइट टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स और टू चैलेंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरह से जो शंकरी प्रसाद जहां पे सरकार को कहा था कि आफ्टर या थ्रू 368 आर्टिकल 368 दे कैन चेंज एनीथिंग, गोलकनाथ केस के बाद वो पूरा जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको उल्टा कर दिया गया, और वहां पे कहा गया कि नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट भी तेज। पार्लियामेंट ने संविधान में 24th अमेंडमेंट कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब 24th अमेंडमेंट की तो उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकती है, और उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को केशवानंदा भारती केस जो है वहां पे भी सुना गया, और केशवानंदा भारती केस में एक चीज को एक्नॉलेज किया गया। फिर से सुनना, शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट जो मन करे कर सकती है। गोलकनाथ में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी, वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर ही नहीं सकती है। केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है, उनको चैलेंज कर सकती है, बट पार्लियामेंट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वायलेशन नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पार्लियामेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। तो केशवानंदा भारती केस ने पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया, जो शंकरी प्रसाद केस में था कि भाई वो चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, बट एट द सेम टाइम एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पार्लियामेंट जब चेंज करेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का, या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करेगी। और बेसिक स्ट्रक्चर को अलग अलग जजेस ने अपने तरीके से डिफाइन किया। संक्षेप में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग दो मिनट में डिस्कस करते हैं। इसके बाद चाहे तो इंदिरा गांधी केस मान लो, मेनका गांधी केस मान लो, मिनर्वा मिल केस मान लो, मल्टीपल केसेस हैं जिनके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर, IR कोहिलो केस मान लो, क्लियर, मल्टीपल केसेस है जिनके थ्रू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन और ज्यादा एनरिच होती रही और ज्यादा बेटर होती रही। तो ये स्टोरी है बेसिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। हमारा देश, अब जैसे हमने फीचर डिस्कस किया था ना कि इंडिया का फीचर क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। क्यों? वैसे तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुपरमेसी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जुडिशरी ने कहा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हम कहां से डिराइव करते हैं? जुडिशरी की जजमेंट्स से। दूसरी है सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब समझो, यानी कि इस टाइम पे हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट, वो लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कल को सरकार चाहे कि भाई यहाँ पे मोनार्क को बिठाना है तो सरकार नहीं बिठा सकती है, लेजिस्लेचर नहीं बिठा सकता है, क्योंकि रिपब्लिकनिज्म जो है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड नॉट बी, इट कैन नॉट बी वायलेटेड इन एनी सिचुएशन। इसको किसी भी सिचुएशन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारा जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि कल को ऐसा नहीं होगा कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सारी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फेडरल कैरेक्टर जो है, चाहे फेडरलिज्म के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन जो फेडरल कैरेक्टर है, जहां पे यूनियन है, स्टेट्स हैं, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, क्लियर, इसमें किसी भी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे देश के फंडामेंट या हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है। कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आपके हैंडआउट्स के अंदर जो है वो एग्जिस्टेड है, मौजूद है। आप लोग एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, हो सकता है कल को नई चीज जो है उसके अंदर ऐड की जाए, नई चीज जो है उसके अंदर मेंशन की जाए।
तो आसान भाषा में बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स के थ्रू हमें बताया है कि इन चीजों को वायलेट नहीं किया जा सकता, या ये कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट्स हैं, ये किसी भी सिचुएशन में वायलेट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की इवोल्यूशन हुई, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डन। तो ये हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आने वाले लेक्चर्स में जो आपके डाउट्स रहेंगे वो वैसे भी जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने पिक किया था, आने वाले लेक्चर में भी पिक कर लूंगा मैं। क्लियर? जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप पोर्टल पे डालिए, टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी में ना विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या रहता है कि काफ़ी आने वाली चीज़ें हम पहले डिस्कस करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि आपको सब पढ़ा होगा। आपको ये रूल ऑफ लॉ क्या है, अभी जब राइट टू इक्वालिटी में देखेंगे, रूल ऑफ लॉ बेसिकली जहाँ पे लॉ जो वो सुप्रीम है, वहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। क्लियर? कानून के सामने सब इक्वल कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के भी अलग अलग कंसेप्ट हैं, अगेन डिटेल में जितनी पैसेज ऑफ टाइम हम लोग और पढ़ेंगे। तो यहां तक कहानी आई होप आप लोगों को जो वो समझ आ गई है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।